हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस क्लास में देखेंगे चैप्टर 11, 12 और 10। ठीक है, बट इससे पहले आपकी चैप्टर 1 to 9 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। आप उनको प्रीवियस वीडियो से जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका एग्जाम है, आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्लास को, बट प्लीज़ जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 है वर्धा शिक्षा योजना, जिसको बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया था? ठीक है, तो ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित किया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, और जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसी जो है हमारा संविधान जब लिखा गया था तो मेन जो बेस था यही था इसका। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, कब पारित हुआ या कब पास हुआ? तो 1935 में। और लागू कब हुआ? तो ये 1935 में ही पास होकर लागू भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था कब? 1937 में, यानी जुलाई 1937 में हरिजन नामक पत्रिका का संपादन या प्रकाशन हुआ था। अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन की अगर मेजबानी की बात करें तो इसको किया किसने था? तो इसको किया था गांधी जी ने। ठीक है, और अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन हुआ कहाँ पर था? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है गुजरात। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में। अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, कहाँ हुआ था? गुजरात में गांधी जी ने किया था। और कब हुआ था? तो डेट भी इसका याद रखना, 22 से 23 अक्टूबर 1937 में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन कब मतलब हुआ था? 1937, 22 से 23 अक्टूबर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? वर्धा के मारवाड़ी स्कूल में। किसने कहाँ हुआ था? वर्धा के मारवाड़ी स्कूल में इसका आयोजन हुआ था। 7वां नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाता है वर्धा शिक्षा सम्मेलन। ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये? वर्धा के मारवाड़ी स्कूल में हुआ था, और इसको किस नाम से जानते हैं? वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, साक्षरता न तो शिक्षा का प्रारंभ है और ना ही अंत। यह विभिन्न साधनों में से एक है जिसके द्वारा पुरुषों और स्त्रियों की शिक्षित किया जाता है या उनको शिक्षित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन किसने कहा था? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गांधी जी, क्योंकि जो ये शिक्षा है ये किससे रिलेटेड है? अखिल भारतीय सम्मेलन ये गांधी जी से रिलेटेड है। तो गांधी जी ने ही कहा था कि साक्षरता ना तो शिक्षा का प्रारंभ है और ना ही अंत, यह इसके द्वारा ही स्त्री और पुरुष को शिक्षित किया जा सकता है। ठीक है, अखिल भारतीय सम्मेलन में गांधी जी ने कौन सी शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी? तो अखिल भारतीय सम्मेलन में गांधी जी ने बेसिक शिक्षा, ठीक है, योजना प्रारंभ की थी। वास्तविक शिक्षा वह है जो बालकों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को अंदर से बाहर प्रकट करे या उद्दीप्त करे। यह कथन किसने कहा था? ठीक है, यानी कि जो पावर अंदर है वो बाहर निकल कर आए, यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था गांधी जी ने। वर्धा या बेसिक शिक्षा किस पर आधारित है? ठीक है, तो वर्धा या बेसिक शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो यह प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा पर और शिल्प पर, तो ये सभी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये इन सभी पर ही आधारित है। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने किस शिक्षा पर बल दिया है? तो शिक्षा सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी ने निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, इन सभी पर बल दिया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसी के अनुसार निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो कितने वर्ष की होनी चाहिए? 7 वर्ष की। ठीक है, क्योंकि उन्होंने फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात की थी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, तो कितने साल ये हो जाएंगे? लगभग 7 साल हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम जोड़ते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, तो 7 से ऊपर है तो ऑप्शन में यहाँ नहीं है। तो 7 वर्ष की कम से कम उन्होंने बात की थी कि जो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा हो वो लगभग 7 वर्ष की होनी चाहिए। तो 7 वर्ष यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम किस भाषा को बताया था? तो गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बताया था। शिक्षा का केंद्र बिंदु किसे कहा था? तो शिक्षा का केंद्र बिंदु प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, हस्तशिल्प शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, तो किसको कहा था शिक्षा का केंद्र बिंदु? तो उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा का केंद्र बिंदु होगा वो होगा हस्तशिल्प। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई तालीम की योजना तैयार करना
नई तालीम की योजना तैयार करने के लिए कौन सी समिति को गठित किया गया था? तो किसकी समिति की गठन की गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया था नई तालीम योजना तैयार करने के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1937 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 1938 में। ठीक है, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति की जो बैठक हुई, पहली मीटिंग हुई 1937 में रिपोर्ट पेश की, दूसरी रिपोर्ट 1938 में इन्होंने पेश की। 1939 में स्थापित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को और क्या कहा जाता था? तो इसको हिंदुस्तान तालीम संघ के नाम से भी जाना जाता था। गांधी जी की शिक्षा योजना को क्या कहते थे? वर्धा शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, तो ये सभी कहा जाता था गांधी जी की शिक्षा योजना को। बेसिक शिक्षा बच्चों को, चाहे वो नगरों के हों या ग्रामों के हों, भारत में सब में से सर्वोत्तम अस्थायी बातों से जोड़ती है। यह कथन किसने कहा था? तो गांधी जी ने ही कहा था। वर्धा शिक्षा योजना में कितने वर्ष तक के बालक व बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? तो हमने बताया था 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिका थे उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी। वर्धा शिक्षा योजना के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था थी? निःशुल्क और अनिवार्य, यानी कि फ्री और कंपलसरी दोनों ही थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुनियादी शिक्षा योजना कब लागू किया गया था? तो बुनियादी शिक्षा योजना जो है वो लागू किया गया था 1938 में। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने शिक्षा योजना पर विचार करने के लिए किस समिति की स्थापना की थी? खेर समिति की स्थापना की थी उन्होंने। किस पर? शिक्षा योजना पर विचार करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने देखा चैप्टर नंबर 10। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 11 जिसमें सार्जेंट रिपोर्ट दिया हुआ है 1944। ठीक है, तो इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं, बट इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जॉन सार्जेंट ने अपनी रिपोर्ट परिषद के समक्ष कब प्रस्तुत की थी? 1944 में प्रस्तुत की थी। शिक्षा की सार्जेंट योजना किससे संबंधित थी? ठीक है, तो यहाँ पर जब सन पूछ रहा है तो किससे संबंधित थी? 1944 से ही संबंधित थी ये। सार्जेंट प्लान के किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का सुझाव दिया गया था? तो गांधी जी की ही तरह यहाँ पर भी 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का सुझाव सार्जेंट प्लान में दिया गया था। योजना का उद्देश्य इंग्लैंड की भांति कितने वर्षों में शीर्ष पर भारत को पहुंचाना था? 40 वर्षों में ही। जैसे इंग्लैंड शीर्ष पर पहुंच चुका है वैसे ही भारत को भी शीर्ष पर पहुंचाना इस सार्जेंट योजना का काम था। सार्जेंट रिपोर्ट में किसकी सिफारिश की गई थी? तो सार्जेंट रिपोर्ट में शिक्षा के सभी अंगों की सिफारिश की गई थी। कैसे याद रखेंगे? अर्जेंट। ठीक है, बहुत ही अर्जेंट रिपोर्ट है तो शिक्षा के सभी अंग क्या होते हैं? बहुत ही अर्जेंट होते हैं। सार्जेंट ने कितने वर्षों में शिक्षा के पुनरुद्धार की योजना बनाई? तो 40 वर्षों में बनाई। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता था? तो क्या पढ़ रहे हैं हम? सार्जेंट योजना। तो किस नाम से जाना जाता था? सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता था। सार्जेंट योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सार्जेंट योजना को सार्जेंट रिपोर्ट, युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना, इन दोनों के ही नाम से जाना जाता है। तो अब याद रखना कि सार्जेंट योजना कभी भी आए या सार्जेंट स्मृति पत्र आए तो इसको याद रखना, सार्जेंट स्मृति पत्र को सार्जेंट योजना, सार्जेंट रिपोर्ट, युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना, इन सभी नामों से जानते हैं। योजना का उद्देश्य कम से कम 40 वर्ष की अवधि में भारत में शैक्षिक योग्यताओं के उसी स्वरूप का निर्माण करना है जिस पर इंग्लैंड पहुंच चुका है, यानी कि जहां पर इंग्लैंड पहुंचा है वहीं पर भारत भी पहुंच जाएगा 40 वर्षों में। यह किसका कथन था? तो यह सार्जेंट का ही कथन था। सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा किस स्तर की शिक्षा पर निर्भर करती है? ठीक है, तो सार्जेंट के अनुसार जो राष्ट्रीय शिक्षा थी वो पूर्व प्राथमिक स्तर पर, प्री प्राइमरी लेवल पर निर्भर करती है। सार्जेंट योजना के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा किस आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए होनी चाहिए? तो 3 से 6। प्री प्राइमरी स्कूल जो होते हैं बच्चे 3 साल से जाने लगते हैं तो 3 से 6 वर्ष तक के लिए होनी चाहिए। नगरों में शिशुशालाएं अलग से खोली जानी चाहिए, यह सिफारिश किस रिपोर्ट की थी? तो यह सिफारिश थी सार्जेंट रिपोर्ट की। कैसे याद रखना है? देखो, शिशु हैं इधर उधर भागते रहते हैं तो इनके लिए एक शाला यानी कि घर बनाना जरूरी है। ये रिपोर्ट कितना है? बहुत अर्जेंट है, तो सार्जेंट रिपोर्ट इस तरीके से याद रखना। शिशुशालाओं का मुख्य उद्देश्य शिशुओं को किस प्रकार की शिक्षा देनी थी? तो वो सामाजिक अनुभव कर सकें। बच्चों से क्या होता है कि वो समाज को सीख सकें, शिष्टाचार आए उनको, है ना? तो यही दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। शिशुशालाओं में नियुक्ति की जानी चाहिए किसकी? केवल अध्यापिकाओं की, यानी कि जो टीचर्स, फीमेल टीचर्स होती हैं, केवल इनकी नियुक्ति करनी चाहिए शिशुशालाओं में। पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर कम से कम कितने करोड़ वार्षिक व्यय का अनुमान था? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर कम से कम 3 करोड़ वार्षिक व्यय का अनुमान था।
सार्जेंट रिपोर्ट कितने भागों में विभाजित थी? 4 भागों में विभाजित थी। सार्जेंट के स्मृति पत्र को किन नामों से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया सार्जेंट रिपोर्ट, सार्जेंट योजना, युद्धोत्तर विकास की शिक्षा योजना, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर ई हो जाएगा। इस रिपोर्ट में किस स्तर की शिक्षा तक विचार किया गया है? तो उच्च स्तर तक की शिक्षा का विचार किया गया है। बेसिक शिक्षा किस माध्यम में दी जानी चाहिए? तो बेसिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा माध्यम में ही दी जानी चाहिए। पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, हाई स्कूल स्तर की शिक्षा में भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालयों में परीक्षा का प्रकार कैसा होना चाहिए? तो परीक्षा का प्रकार जो पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक विद्यालय है उसमें जो परीक्षा का प्रकार है वो आंतरिक होना चाहिए। बेसिक शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। हाई स्कूल की शिक्षा किस आयु वर्ग के बालकों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए? 11 से 17 वर्ष के, यानी जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं वो 11 से 17 आयु वर्ष के होने चाहिए। बेसिक शिक्षा को 2 भागों में बांट दिया गया। सार्जेंट योजना ने हाई स्कूल के छात्रों से कितने प्रतिशत फीस लेने की सिफारिश की थी? 60% फीस लेने की सिफारिश की थी। और सार्जेंट योजना के अंतर्गत छात्रों और शिक्षकों का अनुपात कितना होना चाहिए? 20:1, यानी कि 20 छात्र के पीछे 1 टीचर होना चाहिए। ठीक है, 20 छात्र के पीछे 1 टीचर होना चाहिए। और हाई स्कूल के बच्चों से मिनिमम 60% फीस होनी चाहिए और 11 से 17 वर्ष के बालक जो है हाई स्कूल में होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया चैप्टर नंबर 11। अब हमारा बचता है चैप्टर नंबर 12। इस क्लास का चैप्टर नंबर 12 है जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग 1948 से 1949। तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम डिटेल में देख लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिटिश शासन का अंत कब हुआ था? तो ब्रिटिश शासन का अंत कब हुआ था? 1947 में हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था। ठीक है, भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई थी? तो हम कब मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 को। तो स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? 1947 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार किसने किया? विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार किसने किया था? तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने किया था। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा का स्तर सुदृढ़ करने के लिए कौन सी परिषद ने विचार किया था? ठीक है, तो कौन सी परिषद ने विचार किया था? एक तो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने किया था और दूसरा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने किया था। तो राष्ट्रीय ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी, यानी कि ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जॉन सार्जेंट ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समक्ष कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो कब की थी? सार्जेंट रिपोर्ट कब आया था? 1944 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा विभाग को एक स्वतंत्र इकाई का रूप किसने प्रदान किया था? ठीक है, तो किसने प्रदान किया था? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, यानी कि भारत सरकार ने केंद्रीय शिक्षा विभाग को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रदान किया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने प्रांतीय सरकारों को आर्थिक सहायता कब प्रदान की थी? ठीक है, तो कब प्रदान की थी? 1947 से 1948 में केंद्र सरकार ने प्रांतीय सरकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सार्जेंट योजना के सुझाव को स्वीकार करके 1945 ईस्वी में किसका गठन किया था? यानी कि जब केंद्र सरकार ने सार्जेंट योजना के सुझाव को स्वीकार किया था तो 1945 में किसका गठन हुआ था? तो शिक्षा योजनालय का गठन हुआ था, पॉलिटेक्निक कॉलेज का गठन हुआ था, यानी कि सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन कब हुआ था? तो 1946 में ही विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन हो गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो स्वतंत्र भारत में अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो जो भारतीय संविधान है ये लागू हुआ था 1950 में, है ना। संविधान कब लागू हुआ था? बन तो गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पूछा गया है कि लागू कब हुआ था? तो 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस अनुच्छेद में है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा? ठीक है, तो यह किस में है डियर स्टूडेंट? ये है अनुच्छेद 29(2) में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 29(2) में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि में 14 वर्ष आयु पूरी करने पर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 45 में कहा गया और यह गांधी जी के आदर्शों पर था, यानी कि गांधी जी के जो दर्शन थे उन पर आधारित था।
मानवाधिकार घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? तो यह अधिकार दिया हुआ है किसमें? अनुच्छेद 25 में, कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता है, यह किसमें है? अनुच्छेद 4 में दिया हुआ है। ठीक है, किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार आयोग की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, तो मानवाधिकार आयोग की घोषणा कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ठीक है, मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है ना, कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है? तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 25 में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लागू करते समय नागरिकों के लिए कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों को निर्दिष्ट किया गया था? तो स्टार्टिंग में 7 मौलिक अधिकार थे, बाद में जो संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बनाकर उसको वहां से हटा दिया गया। ठीक है, तो पहले कितने अधिकार थे? 7। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का विचार निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और अगर हम संघीय शासन की बात करते हैं तो कनाडा से लिया गया है। ब्रिटेन से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से संसद के बारे में लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक और संघात्मक विश्वविद्यालयों की सीनेट में कितने सदस्यों से अधिक सदस्य नहीं होंगे? तो कितने सदस्यों से अधिक सदस्य नहीं हो सकते? 100 सदस्य से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। भारत के संविधान में संपत्ति के मूल अधिकार को कब वापस लिया गया? यानी कि जो संपत्ति का मूल अधिकार था ये पहले था। ठीक है, इसको कब वापस लिया गया? तो इसको 1978 में ही वापस लिया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं कहाँ के द्वारा? भारतीय संविधान के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार किस आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है? तो 6 से 14 वर्ष। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात भारतीय संविधान ने कही है। किस आर्टिकल में कही है इसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की? तो ये है आई थिंक 23 में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार 51 का में वर्णित है। तो क्या वर्णित है? यहाँ पर मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कुल कितने हमारे? 11 हैं। पहले कितने थे? 10 थे। ठीक है, मूल में 10 थे और अब कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे आज के, यानी कि चैप्टर नंबर 10, 11, 12 हमने देखा इस वीडियो में। आई होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। कोई डाउट आता है कॉमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, पर प्लीज़ जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।